गुड इवनिंग। गुड इवनिंग, क्या हाल चाल, कैसे हो बच्चों? आ जाओ फटाफट आ जाओ। आवाज आ रही है? हेलो अजीम, कैसे हो बेटा? कोई बात नहीं प्रथम, सही है, जय हिंद। सही है बेटा, धीरे धीरे क्या होगा ना, इम्प्रूव होगा। मैं बता दूंगा कैसे इम्प्रूव होगा, है ना। अजीम, किस चीज की तैयारी करते हो बच्चे? हम्म। आ जाओ करण। हाँ बिल्कुल, क्लास स्टार्ट करते हैं बेटा। 2 मिनट रुक जा रहे हैं, 2 मिनट बच्चों के लिए थोड़ा सा वो दे रहे हैं, विंडो दे रहे हैं आने का, क्योंकि आज से एडवांस बैच की क्लास शुरू हो रही है, तो सबको विंडो दे दिया आने का। ठीक है ना। चलो, गुड मॉर्निंग गौरव। गुड मॉर्निंग, कैसे हो गौरव? चलो शुरू करते हैं, अब हम लोग शुरू करते हैं। हाँ, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। सबसे पहली बात, अभी जो मैं बहुत ही बेसिक बातें करूंगा, है ना। अभी ये सीडीएस के लिए हो या एसएससी सीजीएल के लिए हो या फिर कोई भी ऐसा एग्जाम हो जिसमें एडवांस्ड मैथ्स है ना, उन बच्चों को बहुत हेल्प करेगा। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि अभी मैं सीडीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से जो करवाऊंगा, तो एडवांस्ड मैथ्स कैसे कैसे होगा और क्या होगा इस कोर्स में, क्या होगा, मैं पहले ये बता देता हूं। देखो,
अगर मैं एडवांस्ड मैथ शुरू कर रहा हूं तो इसमें कौन कौन सा टॉपिक होगा पहले मैं तुम्हें ये बता देता हूं, ठीक है। मैथ्स में टॉपिक कौन कौन सा होगा? पहला तो आज जो हम लोग शुरू करने जा रहे हैं वो होगा ज्योमेट्री, ठीक है। इसमें सबसे पहले होगा, यहां पे हम लोग इसको कहते हैं जी मैट के नाम से जानते हैं, जी मैट के नाम से, ठीक है। जी मैट का मतलब यहां पे सबसे पहले जैसे ज्योमेट्री, ठीक, उसके बाद मेंसुरेशंस, उसके बाद एलजेब्रा, उसके बाद ट्रिग्नोमेट्री, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री। अच्छा, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा हम लोग एक्स्ट्रा जो टॉपिक और सिलेबस है वो है डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा इंटरप्रिटेशन, डेटा सफिशिएंसी, स्टैटिस्टिक्स, एंड लॉगरिथम्स। ये जो होता है ये एडवांस्ड मैथ्स के सिलेबस में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो सिलेबस है, इनको आप पाओगे, इनको आप देखोगे, है ना, ठीक है विजय, ठीक है। हेलो खबर की खबर, कैसे हो, ठीक है। तो ये सब हमारा टॉपिक है ना, ये टॉपिक है जो एडवांस्ड मैथ्स में करना है। तो ये जो कोर्स है, इस कोर्स में जो अभी हम लोग करने जा रहे हैं बेटा, मैं तुम्हें सबसे पहले ये बता दूं इसमें हम लोग क्या करने जा रहे हैं। हम इसमें जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनको तो डिस्कस करूंगा ही मैं, सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, क्योंकि एग्जाम्स के लिए हमारे पास कम समय बचा हुआ है। अपार्ट फ्रॉम दिस मैं यहाँ पे टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, अब तुम्हें पता चलेगा कि मेरे एक्सपीरियंस का फायदा तुम्हें अब होगा, क्योंकि जो टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मैं यहाँ पे तुम्हारे लिए चूज करके लाऊंगा, ठीक है। टॉप एक्सपेक्टेड, पीवाईक्यू तो रहेगा ही, है ना, पीवाईक्यू तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, तो लेकिन टॉप एक्सपेक्टेड जो क्वेश्चंस आएंगे ना बीच बीच में, ठीक है, मैं बोलूंगा कि बच्चे इस क्वेश्चन को तुम्हें अच्छे से कर लेना है, तो तुम्हें उस क्वेश्चन को अच्छे से कर लेना है, ठीक है। तो सारे टॉप एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आने के चांसेस होंगे, जो कॉन्सेप्ट चांसेस होंगे आने के, और जितने भी तुमको यहाँ पे पीवाईक्यूज होंगे इंपॉर्टेंट वाले, वो सब मैं कराता जाऊंगा, ठीक है। तो इस चीज को देखो, ये पूरा का पूरा हमारा सिलेबस है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलेंगे। और अब हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं ज्योमेट्री से, ठीक है। तो ज्योमेट्री की शुरुआत अगर हम करेंगे तो ज्योमेट्री में क्या सब चीजें हमको पढ़नी होती है, पहले हम लोग इसको भी देख लेते हैं, थोड़ा समझ लेते हैं और सीधा चलते हैं क्वेश्चन पे। ज्योमेट्री में हम लोगों को क्या पढ़ना होगा, अभी कौन कौन सा पार्ट है ज्योमेट्री में हम लोग जानते हैं। पहला हम लोगों के लिए है लाइंस एंड एंगल्स, ठीक है, ये पहला पार्ट है। जैसे ही आप लाइंस एंड एंगल्स को समझ लेंगे, आप आगे बढ़ जाएंगे, किस पे चलेंगे आप आ जाएंगे ट्रायंगल्स पे, ठीक है, जहां ट्रायंगल्स में बहुत सारी चीजें, प्रॉपर्टीज आएंगी, थियोरम्स आएगा, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रायंगल्स आएगा, है ना, और उसके बाद कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स, इन सब पे क्वेश्चंस आएगा, ठीक है। जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे फिर हम लोग चल पड़ेंगे क्वाड्रिलेटरल्स पे, क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम्स। इनफैक्ट क्वाड्रिलेटरल्स एंड पैरेललोग्राम्स छोड़ दो, सीधा बोलो क्वाड्रिलेटरल्स एंड पॉलीगन्स बोलो, क्योंकि पैरेललोग्राम क्या है, क्वाड्रिलेटरल का ही पार्ट है, पॉलीगन्स हमको बोलना चाहिए। और चौथा जो पार्ट होगा ना बच्चे, वो होगा सर्कल्स, ठीक है, चौथा पार्ट सर्कल्स। ये है हमारा
ज्योमेट्री का सिलेबस। ये देखने में तो बहुत छोटा सिलेबस लग रहा है, लेकिन ये छोटा सिलेबस है नहीं, ये काफी बड़ा सिलेबस है और इसको कवर अप करते करते हमको काफी टाइम लग जाता है ना। तो शुरू करते हैं हम लोग लाइंस एंड एंगल्स से, ठीक है। आ जाओ, लाइंस एंड एंगल्स से। तो जिन बच्चों को बेसिक्स आता है अच्छी बात है, जिनको बेसिक्स नहीं आता है वो थोड़ा सा देख लो और फिर क्वेश्चंस करेंगे तो ज्यादा मजा आएगा, ठीक है। दो चार बेसिक्स इंपॉर्टेंट चीजें जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो ये है। पहली चीज तो ये कि अगर हमारे पास एक लाइन है, ठीक है, एक लाइन है और इसको कोई भी दूसरा लाइन टच कर रहा हो, इंटरसेप्ट कर रहा हो, है ना, मान लो दूसरा कोई भी लाइन इसको ए बी को इंटरसेप्ट कर रहा हो, ए बी, ठीक है, और ये मान लो सी और डी है, तो इस एंगल का और इस एंगल का, दोनों एंगल का जो सम होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। थीटा 1 मान लो और थीटा 2, थीटा 1 और थीटा 2 का जो सम होता है वो 180 डिग्री होता है और इसी को हम लोग कहते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स और लीनियर पेयर, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, लीनियर पेयर से 180 डिग्री हो जाता है। लीनियर, लीनियर मतलब लाइन, ठीक है, और पेयर्स तो हमको समझ में आ ही रहा है, दो एंगल्स का एक साथ ऐड होना, ठीक है, इसको 180 डिग्री करता है। तो ये तो हो गई बात लीनियर पेयर की, हटाओ लीनियर पेयर, अब आगे बढ़ो थोड़ा सा। ये भी बात ज्यादातर बच्चे जानते हैं, मुझे पता है कि ज्यादातर बच्चे ये सारी बातें जानते हैं, लेकिन मैं इस बात को इसलिए बता रहा हूं कि मेरा काम है ये बताना, ठीक है, क्योंकि कई बच्चे जो बेसिक लेवल पे नहीं जानते होंगे उसको भी वो भी सीख जाएंगे, है ना। तो उतना जरूरी है, थोड़ा सा वक्त दो। अगर मैं यहाँ पे इसको L1 लाइन कहता हूँ और इसको L2 लाइन कहता हूँ, ठीक है, और दो लाइंस एक दूसरे को अगर यहाँ पे काट रहे होते हैं तो ये एंगल और ये एंगल दोनों इक्वल होता है और ये एंगल, सामने वाले दोनों एंगल्स इक्वल होते हैं, जिसको हम लोग वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चे, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कहते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, ठीक है, एंगल्स। उसके बाद ये तो हो गई बात लाइंस पे। उसके बाद एक छोटी सी चीज जो हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है वो ये, अगर हमारे पास कोई ट्रायंगल है तो एंगल सम प्रॉपर्टी से तो हमें पता ही है ना, हमें अच्छे से पता है कि एंगल सम प्रॉपर्टी से इस ट्रायंगल के तीनों एंगल्स का जो सम होता है 180 डिग्री होता है, ये हमें पता है, ठीक है। तुम ये मत सोचो कि मैं ये मान के चल रहा हूं कि तुम्हें नहीं पता है, ठीक है, मुझे ये भी पता है कि तुम्हें ये पता है, ठीक है, फिर भी मैं बोल रहा हूं, फिर भी मैं कर रहा हूं, थोड़ा सा समय गुजारो इस पे, है ना, क्योंकि शुरू में हमें पता होता है लेकिन बाद में जब क्वेश्चंस आएंगे तुम्हें पता नहीं होगा, ठीक। तो उसी में अगर मैं इस लाइन को अगर आगे खींच देता हूं, ठीक है, और सी को डी तक खींच देता हूं, प्रोड्यूस करता हूं, तो ये जो एंगल आएगा ना बच्चे, ये वाला एंगल ए सी डी, एंगल ए सी और डी, ये इक्वल होता है सामने के अंदर के दोनों एंगल्स के, मतलब ए और बी के। मतलब सीधा सीधा अगर मैं लिख देता हूं एंगल ए प्लस एंगल बी, ये मतलब एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, है ना, यही होता है ना, एक्सटीरियर एंगल्स, exterior angle, not angles, exterior angle of a triangle, ठीक है, exterior angle of a triangle is equal to sum of interior opposite angles, इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स, ठीक है। ये हो गई बात। एक और जो हमारे लिए बहुत काम की होगी कुछ समय के बाद, ठीक है। उसके बाद ये चीजें समझ में आ गई। और लास्ट चीज लाइंस एंड एंगल्स में ये दो बातें तो थी ही, ठीक है। कौन कौन सी बात थी, एक्सटीरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। दूसरी जो बात थी हम लोगों के लिए वो कौन सी थी, लीनियर पेयर को दिमाग में रखना है।
तीसरी चीज क्या आती है हम लोगों के लिए, वर्टिकली अपोजिट एंगल। और चौथी चीज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज देख के सीधा सवाल में एंटर कर जाएंगे हम लोग, क्वेश्चन में एंटर कर जाएंगे। बेटा नंबर सिस्टम को मैंने बीच में कहां छोड़ा, मैंने बीच में नंबर सिस्टम को नहीं छोड़ा है बेटे, मैंने नंबर सिस्टम का वीडियो डाल रहा हूं। और जैसे जैसे मेरे सामने पेपर आ रहा है ना, जैसे जैसे जो एग्जाम्स आ रहा है ना, उसके अकॉर्डिंग मैं किए जा रहा हूं। और अभी देखो एडवांस मैथमेटिक्स आया, मैं तुम्हें एडवांस करवाऊंगा। और इसी बीच में जब नंबर सिस्टम का टाइम आएगा तो नंबर सिस्टम पूरा करवा दूंगा। मैं छोड़ता नहीं हूं बेटा, मैं किसी चीज को नेवर, मैं कभी नहीं छोड़ता हूं। तुम्हारा नंबर सिस्टम का वीडियो आ जाएगा, एडवांस मैथमेटिक्स की क्लास चलती रहेगी और नंबर सिस्टम का वीडियो आ जाएगा, डोंट वरी। छोड़ता नहीं हूं बेटा मैं किसी चीज को, ठीक है। मुझे तुम्हारा रिजल्ट चाहिए और रिजल्ट किसी चीज को छोड़कर तो नहीं ही मिलेगा, है ना। चलो आ जाएगा, डोंट वरी। अब सुनो, लास्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो हम लोग जानते हैं, एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये लाइंस पैरेलल है L1 एंड L2। अब ये जो लाइंस पैरेलल है, इन दो लाइंस को एक तीसरा लाइन क्या करता है, इंटरसेक्ट करता हुआ निकलता है। और इस तीसरे लाइन को हम लोग कहते हैं ट्रांसवर्सल, राइट। ट्रांसवर्सल का मतलब ही होता है जब वो किसी दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करे, ठीक है, तो ट्रांसवर्सल। तो जब ट्रांसवर्सल तीसरा लाइन दो पैरेलल लाइन को इंटरसेक्ट करता है, पैरेलल लाइंस को, तो यहां पे कौन कौन सी चीजें हमको देखनी होती है। पहली चीज कि ये यहां पे एंगल जो बनेगा ये और ये, ठीक है। मान लो ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, ये एंगल 3 है और ये एंगल 4 है, राइट। ये एंगल 5 है, ये एंगल 6 है, ये एंगल 7 है और ये एंगल 8 है। तो पहली चीज क्या होती है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। पहली चीज होती है कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। कॉरस्पॉन्डिंग संगत कोण जिसको कहते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण कहते हैं बच्चे, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स में ये एंगल होता है, देख रहे हो, ये 1 और ये 5, ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल कहलाता है। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5। उसके बाद ये जो एंगल 4 है, ये एंगल 8 के इक्वल, एंगल 4 इक्वल टू एंगल 8। इतना ही नहीं, अंदर के जो ये एंगल्स है ना, एंगल 2 और ये एंगल 6, ये भी कॉरस्पॉन्डिंग होगा। अगर इसको पलटा दोगे तो ये 6 और 2 भी कॉरस्पॉन्डिंग ही हो जाएगा। एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6 भी, और फाइनली एंगल 3 इक्वल टू एंगल 7, 3 इक्वल टू एंगल 7। पहली चीज तो ये होती है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अच्छा, दूसरी चीज क्या होती है, दूसरी चीज क्या होती है, हाँ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, सीएपीएफ में इतना तगड़ा नहीं आएगा। सुन लो मेरी बात सभी बच्चे, सीएपीएफ में इतना तगड़ा नहीं आएगा, जो सीडीएस में आएगा नंबर सिस्टम तगड़ा वाला, ठीक है। सीएपीएफ के लिए टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अभी आने वाले समय में मैं सीएपीएफ और एफकैट और सीडीएस, इनके लिए अर्थमेटिक्स का जो बहुत बड़ा सेशन लेने वाला हूं, ठीक है, जिसको तुम लोग मैराथन सेशन कहते हो, उसमें देख लेना, मैं सब करवा दूंगा। सीडीएस को सीएपीएफ से नहीं मिलाना है हमको, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। उसके बाद ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर, पहले तो संगत कोण बराबर होते हैं और दूसरा अंतः विमुख कोण बराबर होते हैं। अंतः विमुख का मतलब अंदर के कोण बराबर कौन से होते हैं, ये कोण एंगल 2 और एंगल 6, इधर वाला 2 अंदर, एक तो अंदर में ये वाला 2 और ये वाला 8, ये दोनों बराबर होगा, एंगल 2 और एंगल 8 बराबर होगा। और ये एंगल 3 और एंगल 5 दोनों क्या है, ऑल्टरनेट है और इंटीरियर है, तो एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 5 के, ठीक है। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, ठीक है। चलो अब आगे आ जाओ। थर्ड एंड लास्ट थिंग इसके बारे में जो हमको जानना है वो ये, द सम ऑफ angles on the sum of angles on the same side of the transversal, same side of the transversal
ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब 180 डिग्री। मतलब अगर ट्रायंगल के एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल के, ट्रांसवर्सल मतलब ये जो आप ट्रांसवर्सल देख रहे हो, इसके अगर एक ही तरफ दोनों एंगल्स हो, मतलब ये 2 और ये 8 अल्टरनेट एंगल था, लेकिन अगर ये 2 और ये 5 ट्रांसवर्सल के एक ही साइड आ जाओ, अंदर, एक तो अंदर आओ और अंदर में भी एक अंदर आओ और अंदर में भी एक ही साइड आओ, तो ये वाला 2 और ये वाला 5 दोनों मिलके, ठीक है, एंगल 2 और एंगल 5 मिलके सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री हो जाएगा। और ठीक उसी वक्त ये एंगल 3 एंगल 8 के साथ मिलके, ठीक है, ये भी सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री हो जाएगा। सप्लीमेंट्री मतलब 180 डिग्री, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब 90 डिग्री। ये चीज हम लोगों को पता है, हम लोग जानते हैं, ठीक है। और इतनी ही बात है जो हम लोगों को जानना था। अब हम लोग शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन। क्या हम तैयार हैं? सभी बच्चे समझ गए? इसमें किसी को कोई दिक्कत है? तो पैरेलल लाइंस था, उसको ट्रांसवर्सल ने, एक लाइन ने इंटरसेक्ट किया, ट्रांसवर्सल कहलाया वो लाइन। तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, संगत कोण बराबर होते हैं। 1 5 के बराबर होगा, 4 8 के बराबर होगा, 2 6 के बराबर, 3 7 के बराबर। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स इक्वल होते हैं, अंतः विमुख कोण इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं, मतलब 2 8 के बराबर, 3 5 के बराबर होगा। और सम ऑफ द एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, मतलब अगर ट्रांसवर्सल के एक ही साइड अगर एंगल्स हैं तो दोनों का सम 180 डिग्री होगा। इतनी बात हो गई, अब बात खत्म। अब बात करने का टाइम नहीं रहा, अब सवाल करने का टाइम रहा। और आओ अब शुरुआत करते हैं, सवाल की ओर चलते हैं, ठीक है। अब आएगा मजा। देखो PYQ भी करेंगे हम लोग, याद रखना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आएंगे ही, जहां जहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वहां प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, और मैं खुद ही बहुत ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चंस कराऊंगा, ठीक है, जो तुम्हारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ठीक है। आ जाओ, पहला ही सवाल है तुम्हारा यहां पे। देखो क्या है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है व्हाट इज द एंगल विच इक्वल्स 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। व्हाट इज द एंगल विच इक्वल्स 1/5 ऑफ द सप्लीमेंट। मुझे पूरा यकीन है कि इस क्वेश्चन को कोई भी सीडीएस की तैयारी करने वाला बच्चा करेगा, लेकिन कितना जल्दी करेगा दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी, ठीक है। तो अगर एंगल विच इक्वल्स 1/5 ऑफ द सप्लीमेंट, तो मतलब देखो क्या है, एक तो पहली बात कि सप्लीमेंट, एक एंगल और उसका सप्लीमेंट। तो जब हमको एक एंगल और उसके सप्लीमेंट की बात कही जाएगी, तो मैं मानूंगा कि वो एंगल और उसका सप्लीमेंट का मतलब हुआ कि जब हम दोनों एंगल्स को जोड़ेंगे तो वो 180 डिग्री के बराबर होगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? 180 डिग्री के बराबर होगा। और अगर तुम इस बात को समझ गए हो तो तुम इस बात को देख लो कि अगर कोई भी एंगल जिसकी हम बात करते हैं और उसका सप्लीमेंट की बात हो रही है, तो एंगल विच इक्वल्स, व्हाट इज द एंगल विच इक्वल्स 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट, ठीक है, 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। इसका मतलब मान लो कि अगर कोई एंगल 5 यूनिट होता, ठीक है, तो उसका 1/5 क्या होता? 1 यूनिट। अगर कोई एंगल 5 यूनिट होता तो उसका 1/5 कितना होता? 1 यूनिट, ठीक है, 1 यूनिट। तो तुम देख लो ये 5 यूनिट है तो इसका 1/5 1 यूनिट है। तो व्हाट इज द एंगल विच इक्वल्स 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। तो इन दोनों को अगर मिला दिया जाए 5 और 1 तो टोटल 6 यूनिट हुआ। और हमें पता है कि सप्लीमेंट्री एंगल्स 180 डिग्री के होते हैं। तो 6 यूनिट अगर बेटा 180 डिग्री के बराबर, तो 1 यूनिट होता है 30 डिग्री के बराबर, ठीक है। और जब 1 यूनिट 30 डिग्री के बराबर, तो हमसे क्या पूछा गया था? एंगल विच इक्वल्स 1/5 ऑफ इट्स सप्लीमेंट। इसका मतलब वो एंगल 30 डिग्री होगा। क्यों? क्योंकि 30 डिग्री का सप्लीमेंट, 30 डिग्री का जो सप्लीमेंट होगा वो होगा 150 और 150 का 5वां भाग होगा 30 डिग्री। और इसीलिए तो हमको इसी क्वेश्चन के बारे में पूछा जा रहा है ना, इसी एंगल के बारे में कि क्या होगा वो एंगल, ठीक है। और मुझे बताओ क्या होगा। क्या समझ में बात आई तुम लोगों को? समझ में आई तो हाँ, नहीं तो सवाल पूछ सकते हो, ठीक है।
डन, आगे बढ़ूं, आगे बढ़ूं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। ठीक है, चलो अगले सवाल पे आ जाओ। इस क्वेश्चन को देखो ठीक से, ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अब फटाफट हम भागेंगे स्पीड में करके। क्या है क्वेश्चन में, कोई दम नहीं है सवाल में। क्वेश्चन क्या रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन। अब अभी अभी हम लोग पढ़ के आए हैं, अभी पढ़ के आए हैं, इस पे क्या नई बात आ गई। ठीक है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल देन ईच पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यस यस यस, each pair of corresponding angles are equal। अभी अभी हम पढ़े हैं each pair of alternate angles are unequal, unequal, no never, each pair of alternate angles are equal, ये भी equal होगा। तो पहला वाला equal है, सही है, दूसरा वाला कह रहा है unequal है। नहीं भाई, नहीं हो सकता है unequal। इसका मतलब which of the statements given above is are correct, only one is correct। खत्म करो कहानी, आगे बढ़ो, है ना। आसान सी चीज हो, तुरंत तुरंत करके आगे बढ़ते हैं हम लोग। आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ठीक है, इस क्वेश्चन को करके दिखाओ दो बेटा फटाफट, देखता हूं मैं कौन मुझे जल्दी जल्दी करके दिखाएगा। मैं थोड़ा फास्ट, अब थोड़ा स्पीड पकड़ेंगे हम लोग, है ना। क्या आ गया, आंसर आया? कैन यू गेट मी द आंसर? चलो अब ध्यान से देखो, फटाफट देखो। इस तरह के क्वेश्चंस में कुछ खास करने को है नहीं हमको। फिगर गिवन अबव, AC इज पैरेलल टू BD, ये जो AC है वो BD के पैरेलल है, ठीक है, एंड AE BF के पैरेलल है। AE, ये जो AE है वो BF के पैरेलल है, ठीक है। तो व्हाट इज एंगल X, ये X पूछा गया है। अब मुझे ये बताओ, ये जो है ये AC BD के पैरेलल है, ठीक है। तो पैरेलल होने पर ये ट्रांसवर्सल हो गया और ये ट्रांसवर्सल हो गया, तो ये एंगल 130 डिग्री और यहां वाला जो एंगल होगा दोनों मिलकर 180 होगा, क्योंकि एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। अगर सम करते हैं तो सप्लीमेंट्री होता है। तो ये 130 डिग्री, तो ऑफ कोर्स ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 50 डिग्री, ठीक है। ये 130 डिग्री तो ये 50 डिग्री। अच्छा अब ये देखो, ये पूरा एंगल यहां से लेकर यहां तक का जो एंगल होगा ये हो जाएगा 180, जिसमें इधर वाला एंगल 60, इधर वाला एंगल 50, तो 60 और 50 मिलके 110। तो ये वाला एंगल कितना हो गया, तो टोटल 180 में से 110 माइनस करते हैं हम लोग, तो ये बचता है कितना, 70 डिग्री, ठीक है, 70 डिग्री। और हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि AE और BF दोनों पैरेलल हैं, और पैरेलल होने की वजह से हम लोगों का अंदर जो ये दोनों एंगल्स है ना उनका सम 180 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि ट्रांसवर्सल के अंदर दोनों एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है। और इसीलिए अगर x और 70 को 180 डिग्री के इक्वल रखोगे तो ये 70, तो ये कंफर्म हो गया कि ये 110 हो जाएगा, मतलब x इक्वल टू 110। बी इज द करेक्ट आंसर, है ना। आसान था, बहुत बढ़िया। करण, देवेश, वेरी नाइस। स्वयं गलत हो गया बेटा, ठीक करना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। ये सवाल करके दिखाओ, बढ़िया सवाल है। चलो 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 जल्दी से फटाफट। आ गया आंसर? हैव यू गॉट द आंसर्स? हैव यू गॉट द आंसर?
ए करण का आ रहा है ए, स्वयं ए, ओके। चलो और कोई, मैं इंतजार कर रहा हूं, जल्दी से फटाफट बताओ। उड़ान सपनों की, अरे वाह, सपनों की उड़ान। उड़ान सपनों की, जिसको पहचान है तो केवल अपने मंजिल की, है ना। तो हमारे सपनों की उड़ान ऐसी, हम ऐसे भरते हैं कि मंजिल खुद ही हमें अपनी ओर आकर्षित करने लगती है ना। और पूरे दमखम से अगर उड़ान भरोगे तो मंजिल आकर्षित करेगी। चलो आ जाओ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x इन द फिगर गिवन अबव। x क्या होगा इस फिगर में। मैं ज्यादा कुछ नहीं करूंगा, मैं इस फिगर को यहां से मिला दूंगा। ओ ठीक है, खास कुछ करने की जरूरत नहीं है इस सवाल में। मैं इस फिगर में इतना करूंगा कि मैं इसे मिला दूंगा, ठीक है। और मिलाने के बाद मुझे ये ट्रायंगल बनता हुआ दिख गया, ठीक। अब अगर ये ट्रायंगल बना तो मैं एक काम करता हूं, मैं ये एंगल कर देता हूं अल्फा और मैं ये एंगल कर देता हूं बीटा, बीटा, ठीक है। अब देखो तो बेटा क्या है, अगर मैं इस पूरे ट्रायंगल की बात करता हूं एबीडी की, तो पूरे ट्रायंगल में ये ए, ये एक्स और ये सी, ठीक है। मैं तीनों को ऐड करूंगा, एक्स सी पूरा एंगल उठाऊंगा, ए प्लस एक्स प्लस अल्फा, एक्स प्लस अल्फा प्लस सी प्लस बीटा, सी प्लस बीटा, ये हो गया 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। मतलब ये पूरा एंगल, ये पूरा एंगल और ये पूरा एंगल ट्रायंगल में 180 डिग्री के बराबर, ठीक है। दूसरे में क्या आया, अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं, केवल इस ट्रायंगल की, इस ट्रायंगल की, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस बी, अल्फा प्लस बीटा प्लस बी, ये आ गया तुम्हारा 180 डिग्री, ठीक है। अब तुम एक चीज देखो, ये भी 180 डिग्री और ये भी 180 डिग्री। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर कर दूं, तो मैं कंपैरिजन करूंगा तो मेरे लिए कितना आसान हो जाएगा कि मैं a प्लस एक्स प्लस ये अगर रखूं a प्लस एक्स प्लस अल्फा प्लस सी प्लस बीटा को, क्योंकि ये भी 180 डिग्री है, तो इसको मैं किसके बराबर रखूंगा, अल्फा प्लस बीटा प्लस बी के, अल्फा प्लस बीटा प्लस बी के। इससे क्या हुआ बच्चे, अल्फा और अल्फा कट गया, बीटा और बीटा कट गया, तो बचा क्या, a प्लस एक्स प्लस सी और इधर बचा b। तो हम अगर x निकालेंगे तो x की वैल्यू क्या आ गई हमको, यहाँ पे a उधर चला गया, c उधर चला गया, आंसर आ गया b माइनस a माइनस सी, b माइनस a माइनस सी, ठीक है। एक, ठीक है, सबको समझ में आ गया, आ गया। तो b माइनस a माइनस सी, सो a इज द करेक्ट आंसर। चलो गाइस आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, मैं आ रहा हूं, मैं 1 मिनट में आ रहा हूं, दैट इज सम इमरजेंसी। कैसी हो खुशी? हाउ आर यू डियर? ठीक है,
अगला सवाल बताओ बेटा क्या है? 10, ओके 10। आसान सा सवाल है ना ये। एंगल बिटवीन द लेग्स ऑफ अ कंपास इज 60 डिग्री एंड ईच लेग इज 10 सेंटीमीटर लॉन्ग। हाउ फार अपार्ट आर द पॉइंट्स ऑन विच द लेग्स ऑफ द कंपास रेस्ट, है ना। तो हमको बोला जा रहा है एंगल बिटवीन द लेग्स ऑफ अ कंपास इज 60 डिग्री। अगर कोई कंपास कैसा होता है, ऐसा होगा ना, ऐसा होगा ना, एक पॉइंट यहाँ है उसका, दूसरा यहाँ है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि लेग्स ऑफ कंपास के बीच का जो एंगल है वो 60 डिग्री है, माने ये है 60 डिग्री के बराबर, ठीक है, 60 डिग्री के बराबर। तो हाउ फार अपार्ट फ्रॉम द पॉइंट ऑन विच द लेग्स ऑफ द कंपास रेस्ट, तो ये जो लेग्स है ये और ये कितनी दूरी पे है, ये पूछा जा रहा है, कितनी दूरी पे है। अगर ईच लेग इज 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे अगर ये 10 सेंटीमीटर है और ये 10 सेंटीमीटर है, बड़ा ही सिंपल सा सवाल है। अगर ये दोनों 10 सेंटीमीटर है, ये दोनों 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो कोई भी इसका आंसर तुरंत बता देगा कि अगर ये 60 डिग्री है, ठीक है, और ये दोनों साइड अगर 10-10 सेंटीमीटर है, तो इसका मतलब ये दोनों साइड का बराबर होना ये बताता है कि ये और ये दोनों एंगल्स भी बराबर है, ठीक है। तो अगर ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, ठीक है, जिसमें एक एंगल 60 है, तो बाकी ये और ये मिलके 120 बचा, और 120 में भी दोनों बराबर है, इसीलिए ये 60 डिग्री है तो ये भी 60 डिग्री है, और ये बन गया एक इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल हुआ इसका मतलब यहां से यहां तक की भी जो दूरी होगी बच्चे वो 10 सेंटीमीटर होगी। इतनी ज्यादा कुछ इसमें काम इतने ज्यादा कुछ करने को है ही नहीं, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर करो और निकलो आगे, चले आगे बढ़े, समझ में बात आ गई, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, है ना, समझ में आ गया कि इक्विलैटरल ट्रायंगल है तो बात ही खत्म। चलो इस सवाल को करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ, गेट इट फास्ट। आ गया? देखो तो इस सवाल को करना कितना सिंपल है, इसमें कुछ खास करने को है ही नहीं। ये है 2x, हाँ, और हमें पता है कि ये एक्सटीरियर एंगल है, और एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, माने ये एंगल इसके और इसके सम के बराबर है। हमें पता है कि ये टोटल 180 डिग्री है टोटल, जिसमें ये वाला पार्ट 120, तो इसका मतलब ये कितना 60 डिग्री, और ये 2x x प्लस 60 के बराबर है। जाहिर सी बात है x प्लस 60 के बराबर है, तो ये 2x इक्वल टू, अगर आप x प्लस 60 करेंगे तो x इक्वल टू कितना होगा, जरूर 60 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे ये 2x को अगर लिखने की बात आएगी तो 2x इक्वल टू x प्लस 60, तो ऑफ कोर्स क्या हो जाएगा यहाँ पे x इक्वल टू 60 डिग्री। कंफर्म हो गया, ये हमारा 60 डिग्री आंसर है। तो इस सवाल में कुछ दम नहीं है, जल्दी से करें और हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन इस इन सब तरह के क्वेश्चंस में दम नहीं है, चलो इसको करो, फटाफट करके दिखाओ। स्पीड में, लेट नहीं। if given that AB parallel to DE, angle ABC equal to 115 डिग्री, angle CD equal to 140 डिग्री, then what is the value of angle BCD? कितना सिंपल सा सवाल है। आपको BCD मतलब आपको पूछा जा रहा है कि ये एंगल क्या होगा, ये। चलो बताओ जल्दी से,
करण का आ गया 75, 75, ओके। एनीवन एल्स? 75, स्वयं का भी 75 दिख रहा है, ठीक है ठीक है ठीक है। चलो एक काम करते हैं, इसको निकालने का एक तरीका होगा, क्या होगा देखो, अगर ए बी पैरेलल है डी के, तो मुझे एक काम करना है, मुझे यहां से एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करना है जो ए बी के पैरेलल अगर है तो कहीं ना कहीं वो डी के भी पैरेलल हो गया, ठीक है। और इससे क्या फायदा हुआ कि अगर ये पैरेलल है लाइन तो ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल 115 डिग्री और ये एंगल दोनों मिलके 180 डिग्री होगा। तो अगर मैं 180 में 115 माइनस करता हूं तो ये वाला जो एंगल होगा वो होगा 65 डिग्री, ठीक है। और सेम यहां पे देखो कि ये लाइन और ये लाइन अगर पैरेलल है तो ये ट्रांसवर्सल है, और ट्रांसवर्सल है तो ये एंगल और ये एंगल दोनों मिलके कितना है 180 डिग्री। तो ये अगर 140 है तो ये 40 डिग्री। और यहाँ पे तीनों एंगल का सम, जहां तक हम ये देख पा रहे हैं, ये तीनों एंगल का सम होता है 180 डिग्री, जिसमें ये 65 डिग्री और ये 40 डिग्री होता है 105 डिग्री। और 105 डिग्री माइनस करेंगे 180 में तो ये वाला एंगल हमारा आ जाएगा 75, और बिल्कुल सही है बच्चों, 75 डिग्री तुम्हारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। कोई इसमें दिक्कत कहीं से देखने को नहीं मिल रहा है, 75 डिग्री एकदम सही आंसर है। चलो आगे बढ़ते हैं, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इस क्वेश्चन को देखो, आ गया आंसर, आ गया, चेक करें। ओके चलो आओ चेक करते हैं। बेटा तुम लोग ना क्लास का शेयर कर दिया करो, ये जो क्लास का लिंक है डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में, सीडीएस के ग्रुप में शेयर कर दिया करो, ठीक है। चलो अब यहां पे ध्यान से देखो, AD पैरेलल टू बी, माने ये वाला जो है ये AD पैरेलल है बी के। अच्छा एंगल BDC कहां है भाई, BDC ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है। DC माने ये एंगल आपको 85 डिग्री। तो क्या पूछा जा रहा है, x क्या होगा, x। इसमें कोई सवाल में दम ही नहीं दिखा मुझे, ठीक है। सवाल हो तुमसे पूछा जाएगा, सवाल जबरदस्त पूछा जाए तो समझ में आता है, इसमें तो कोई दम है नहीं। करना क्या था, ये 30 डिग्री, अगर ये 85 है और हमें पता है कि सम ऑफ एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल, तो अगर ये 85 है जिसमें एक अपोजिट एंगल 30 है तो कंफर्म हो गया ना कि 85 में 30 माइनस करोगे तो ये हो जाएगा 55 डिग्री, ठीक है। और हमें पता है कि ये और ये दोनों पैरेलल है, तो इसका मतलब ये अंदर का जो एंगल है ना ट्रांसवर्सल के अंदर, ये एंगल और ये टोटल एंगल मिलके हो जाएगा 180 डिग्री। और अगर इसमें से ये 90 तो कंफर्म हुआ कि ये 90 है, और 90 में ये वाला पार्ट हटा देता हूं मैं 55 डिग्री, तो बचता कितना है यहाँ पे, ठीक है। इसमें कितना बचता है 35 डिग्री। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या होगा 35 डिग्री होगा। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन था और सिंपल इसका आंसर था, समझ गए बात को, 35 डिग्री। आगे बढ़ूं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं फटाफट, कोई दिक्कत हो तो पूछ लेना मुझसे। चलो इस क्वेश्चन को करके दिखाओ, आसान सा है, लैंग्वेज है, भाषा में परेशान मत होना, ठीक है। ऐसे ही भाषा बदल बदल के सवाल दिया जाता है, उससे घबराना नहीं होता है।
ठीक है, क्या आ गया बच्चे? देखो क्या आ गया, देखो LM is a straight line and O is a point on LM. Line ON is drawn not coinciding with OL or OM. If angle MON is 1/3 of angle LON, then what is angle MON? बड़ा ही साधारण सा सवाल है, ये है लाइन L और M, ठीक है। फिर बताया जा रहा है कि O is a point on LM, ये रहा O, LM पे एक पॉइंट है। अब यहाँ पे ON एक लाइन है, लाइन ON is drawn but not coinciding with OL and OM, मतलब ON तो ड्रॉ किया गया लेकिन ना इस इधर किया गया ना इधर, मतलब OL और OM लाइन पे कोइंसाइड नहीं करेगा, तो कंफर्म हो गया कि कहीं बाहर हो रहा है। ये कोइंसाइड का मतलब इसके ऊपर नहीं जा रहा है, तो इसका मतलब कंफर्म हो गया कि बाहर जा रहा है, ON बाहर है, ठीक है। तो अगर ये बाहर हो रहा है तो यहाँ पे क्या बना, ON को बाहर करोगे तो एंगल बना MON और LON, राइट। तो यहाँ पे बोला गया है कि एंगल MON माने ये एंगल, ठीक है, इज 1/3 ऑफ एंगल LON, इसका 1/3 है, इसका 1/3 है, ठीक है। तो एक बात बताओ, मैं इस एंगल को अगर 1 यूनिट मान लेता हूं तो इस एंगल को मुझे 3 यूनिट मानना चाहिए। 1/3 का मतलब क्या होता है कि टोटल यहाँ पे 1/3 बोला गया ना कि इस LON का 1/3, इसका मतलब कि अगर कोई एंगल 3 यूनिट होगा तो उसका ये वाला एंगल मतलब 1/3 1 यूनिट के बराबर होगा। 1/3 का मतलब वही होता है, कोई चीज अगर 3 यूनिट है तो उसका 1/3 1 यूनिट होगा, और इसीलिए हम लोगों ने क्या दिया उसको 1 और 3, टोटल कितना हो जाता है 4 यूनिट्स के बराबर हो गया, टोटल हो गया वो 4 यूनिट्स के बराबर। अब मुझे ये बताओ कि अगर 1 और 3 दोनों मिलकर 4 यूनिट्स के बराबर हो जाता है, जो कि 180 डिग्री है लीनियर पेयर से, तो 1 यूनिट कितना होगा 45 डिग्री। हमसे क्या पूछा गया था, MON कितना है यहाँ पे 1 यूनिट, और 1 यूनिट 45 डिग्री के बराबर है, खत्म कहानी। चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और कुछ बड़ा करते हैं, ये छोटी छोटी बातें कब तक करते रहेंगे, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर अ बाउंड प्लेन फिगर। ये तो कोई भी बोल देगा, है ना, ये सब सीडीएस में आया हुआ क्वेश्चन है, PYQs है, कोई भी बोल देगा। व्हाट इज द लीस्ट नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइंस फॉर अ बाउंड प्लेन फिगर, ठीक है। अब ये सब में टाइम नहीं देंगे हम लोग, सीधा सीधा बाउंड प्लेन फिगर, कम से कम 2 लाइन से तो बाउंड नहीं हो पाया, तीसरा लाइन गया बाउंड हो गया, मतलब पूरा बाउंड फिगर बना, तो मिनिमम 3 लाइन तो चाहिए ही चाहिए होगा अगर हम कोई बाउंड फिगर को बनाना चाहते हैं तो, ठीक है। इस सवाल में कोई दम नहीं था, आगे बढ़ते हैं हम लोग, है ना। चलो ये सवाल करके देखो, ये भी आसान है, ये PYQs के हैं, फटाफट निपट जाएगा। लाइंस एंड एंगल्स में जरा बहुत मजबूत सवाल आता ही नहीं है, जो आता है उसकी प्रैक्टिस कर ही लेंगे हम, है ना। अब आ जाओ देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, 2 लाइंस इंटरसेक्टेड बाय अ ट्रांसवर्सल आर पैरेलल इफ द पेयर्स ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। बिल्कुल सही है भाई, 2 लाइंस एक ट्रांसवर्सल के द्वारा कट रहा हो तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा, तो हम कहेंगे क्या कि वो पैरेलल है, हाँ कहेंगे भाई पैरेलल है। द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री, हाँ बिल्कुल सही, ठीक है। तो 2 लाइंस इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल आर पैरेलल if both 1 and 2, ठीक है। चलें आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, 12वें नंबर क्वेश्चन पे, डू इट फास्ट, जल्दी से फटाफट।
टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैनॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। एसर्शन है, ये एक एसर्शन दिया गया है कि दो डिस्टिंक्ट लाइन्स हैं, दो अलग अलग लाइन है, उनमें कोई एक पॉइंट से ज्यादा कॉमन हो नहीं सकता है। ठीक है, उसका रीजन है दिया हुआ है, एनी नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू वन पॉइंट। अब बताना है कि अगर एसर्शन रीजन दोनों करेक्ट है तो क्या रीजन करेक्ट एक्सप्लेनेशन है एसर्शन का? एसर्शन का एक्सप्लेनेशन है कि नहीं? अगर ए और आर दोनों करेक्ट है तो आर क्या करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है ए का? और ए अगर करेक्ट है तो आर रॉन्ग होगा, और ए रॉन्ग है तो आर करेक्ट होगा। प्रथम बी, क्या बात है, प्रथम का बी आ रहा। और कोई जो बताना चाहता है अलग सा आंसर? ठीक है, सुनो, टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन वन पॉइंट इन कॉमन। ये बात तो तय है, ठीक है, कि दो अलग अलग लाइन में एक पॉइंट से ज्यादा कोई कॉमन हो ही नहीं सकता है। ठीक है, दो अलग अलग, अगर ये लाइन है और कहीं अलग से लाइन लेके आ रहे हो तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट ही है जो कॉमन हो सकता है। ठीक है, तो ये तो एजर्शन सही है। रीजन में एनी नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट। अब ये इस पॉइंट से एनी नंबर ऑफ लाइन ड्रॉ किया जा सकता है, ये बात तो बिल्कुल सही है, इन्फिनाइट लाइन्स ड्रॉ किया जा सकता है। लेकिन ये रीजन इस एसर्शन को तो सपोर्ट नहीं कर रहा है ना। ये जो रीजन है एनी नंबर ऑफ लाइन्स कैन बी, क्योंकि ये तो अपने आप में अलग ही स्टेटमेंट है, तो जब इसको सपोर्ट नहीं कर रहा है तो हम क्या कहेंगे, ए और आर तो करेक्ट है लेकिन आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। ठीक है, सो बी इज द करेक्ट आंसर, बी हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है? आगे बढ़ू, चले आगे, चलो बेटा आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। पूछ लेना अगर कोई दिक्कत हो तो। चलो इस सवाल को करके दिखाओ फटाफट। आ गया क्या? आ गया? जल्दी बताओ फटाफट, स्पीड अप। In the given figure, if AB parallel to CD, angle PTB equal to 55 degree and DVS equal to 45 degree, then what is the sum of the measure of angle CUQ? किसी ने and RTP क्या बोला भाई? एक फिगर है ये, AB parallel to क्या है? CD, एंगल PTB 55 डिग्री, DVS 45 डिग्री, सम ऑफ द मेजर ऑफ CUQ का और RTP का सम क्या होगा? कोई आंसर दिया अभी तक कि नहीं? खुशी का आया है। खुशी तुम्हारा क्या आया? 4, मैंने डी नंबर। चलो एक बार चेक करते हैं, आ जाओ जरा चेक करते हैं हम लोग, इसको अच्छे से चेक किया जाए। इन द गिवन फिगर इफ AB पैरेलल टू CD, हाँ सुनो, ये और ये तो पैरेलल है, ये बात समझ में हमें आ गई है। ठीक है, हमको ये बात एक ही बार में समझ में आ गई थी। अब इंपॉर्टेंट जो बात है इस पे हम लोग को जो डिस्कस करना है वो ये, PTB कौन सा एंगल है भाई? ये एंगल है 55 डिग्री वाला। ठीक है, और DVS कौन सा एंगल है भाई? एंगल ये है 45 डिग्री है, आई थिंक 45 डिग्री, यस 45 डिग्री है। ठीक, निकालना क्या सब है भाई? एंगल CUQ निकालना है। CUQ मतलब ये निकालना है ये, और दूसरा एंगल निकालना है RTP ये रहा RTP, ये एंगल, और दोनों को जोड़ देना है, मैंने सम निकालना है। बड़ा ही साधारण सा सवाल है ये। देखो एक चीज समझो कि मैं देख रहा हूँ कि AB और ये पैरेलल है CD,
और ये ट्रांसवर्सल है, तो ट्रांसवर्सल है तो इसका मतलब ये हुआ कि ये एंगल 55 डिग्री है, तो ये भी एंगल 55 डिग्री है। और बेटा अगर ये एंगल 55 डिग्री है तो वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये एंगल भी 55 डिग्री हो गया। ठीक है, ये तो हो गई बात, CUQ निकल आया। अब हम लोग आते हैं इस पे, ये एंगल क्या होगा। अब इस एंगल को निकालने का क्या तरीका हो सकता है। पहला सिंपल तरीका ये है कि अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी वर्टिकली अपोजिट एंगल से 45 डिग्री होगा। ठीक, और हमें अच्छे से पता है, बहुत अच्छे से, कि 55 और 45 मिलके होता है 100 डिग्री। 55 और 45 मिलके होता है 100 डिग्री, और पूरे ट्रायंगल का जो तीनों एंगल का सम होता है वो होता है 180 डिग्री। तो 180 में मैं अगर इन दोनों का सम 100 डिग्री माइनस करूंगा तो मुझे मिलेगा 80 डिग्री, और इस 80 डिग्री के जस्ट सामने वर्टिकल अपोजिट होने की वजह से, एंगल होने की वजह से ये भी 80 डिग्री हो गया। मतलब RTP हो गया 80 डिग्री, CUQ हो गया 55 डिग्री, और 80 और 55 दोनों को जोड़ते ही, 80 और 55 दोनों को जोड़ते ही हो गया ये 8 5 13 135 डिग्री। बी करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे अच्छे अच्छे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आ जाओ। मन लग रहा है तुम लोग को क्वेश्चन करने में, ये क्वेश्चन करके दिखाओ। आसान सा, वैसे ये एंगल लाइंस एंड एंगल्स का क्वेश्चन नहीं है, लेकिन तुम्हारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में था तो मैंने उठा लिया, और देखते हैं हम लोग। इसी बहाने तुम्हें सिखा भी दूंगा। ठीक है, आ गया, क्या आ गया जल्दी बताओ बेटा, इन सब में टाइम नहीं लगाते हैं। AB and AC be two rays intersecting at D. If D and E be points laying on AB, AC respectively, and P be the point such that P divides the line D such that PD is to P equal to AD is to A, then what is the locus of the point? अच्छा, तुम लोग को सबसे पहले क्या होगा, लोकस समझ में आता है कि नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। तुम्हें से कितने लोगों को लोकस आता है। किसी ने अभी तक आंसर नहीं किया है, तो इसका मतलब पहले तो मुझे बताओ तुम में से कितने बच्चों को लोकस समझ में आता है। व्हाट इज लोकस, क्योंकि जिसे लोकस समझ में आ गया, लोकस वर्ड समझ में आ गया ना, उसे ये सब तो तुरंत आंसर में निकल के आ जाएगा उसके सामने। ठीक है, तो देखो लोकस क्या होता है, मुझे पहले लोकस समझाने दो। ठीक है, locus is a path traced by a point. Locus is a path traced by a point. मतलब एक पॉइंट है, उस पॉइंट का जो पाथ होगा ना, जैसे यही पॉइंट है, ये चलता गया और ये पॉइंट चलता गया और ऐसे चलता गया, ऐसे चलता गया, ऐसे चलता गया, ऐसे चलता गया, फिर से यहाँ आ गया। ठीक है, फिर यही पॉइंट यहाँ आ गया। ठीक है, तो चलता हुआ पॉइंट ऐसे चलते 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 जब यहाँ आ गया तो इसका जो पाथ कैसा बना, ये इसका पाथ बना सर्कल। तो अगर हमसे पूछेगा इस पॉइंट का लोकस क्या होगा, तो हम कहेंगे सर्कल है इसका लोकस। ठीक है, सर्कल है लोकस। उसी तरह पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, कोई भी पॉइंट है, ठीक है, उसका जो पाथ होगा ना, वो जो पाथ बनाएगा ना, उसको हम लोग लोकस कहते हैं। और इसीलिए तुम देखते होगे कि तुम्हें सर्कल का जब डेफिनेशन पूछा जाता है तो तुम सर्कल का डेफिनेशन क्या देते हो, तुम सर्कल का डेफिनेशन देते हो कि अ पाथ और सर्कल इज अ पाथ ट्रेस्ड बाय और अ फिगर मीन्स लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ऐसे हम सर्कल को बोलते हैं कि लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। मतलब ये रहा फिक्स्ड पॉइंट, राइट, और इस फिक्स्ड पॉइंट से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वही अगर मूव करता रहा तो इस पॉइंट का भी यहाँ भी उतना ही डिस्टेंस है, इस पॉइंट का यहाँ से भी उतना ही डिस्टेंस है, इस पॉइंट का वहाँ से भी इतना ही है, यहाँ से भी इतना ही है, यहाँ से भी पॉइंट इतना ही डिस्टेंस पे, यहाँ से भी इतना ही है, और इसीलिए
इसीलिए हम कहते हैं लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। ये है फिक्स्ड पॉइंट जिसको आप सेंटर कहते हैं, और बाकी सारे जो पॉइंट्स है ना जिसका फिक्स्ड पॉइंट से सेम डिस्टेंस है, वही उसके पूरे लोकस को ही हम लोग कहते हैं सर्कल, है ना। तो लोकस मीन्स ऑलवेज पाथ ट्रेस्ड बाय अ पॉइंट, ये याद रखना। इससे तुम बहुत सारे क्वेश्चंस करोगे सामने आगे चल के और आराम से तुम आंसर कर पाओगे। तो यहाँ पे देखो सवाल क्या है, ए बी एंड ए सी बी टू रेज इंटरसेक्टिंग एट ए। इंटरसेक्टिंग एट ए का मतलब हुआ ये ए, ये वाइट है, इसको थोड़ा कलर चेंज कर दिया था इस पे। ये देखो सपोज ये दो रेज हैं, ये हो गया ए नहीं, कौन सा है, ए बी, हाँ ए बी एंड ए सी बी टू रेज, ये ए बी हो गया और ये ए सी हो गया, ठीक है, दो रेज हैं। एंड डी ई बी द पॉइंट्स लेइंग ऑन ए बी एंड ए सी। डी बी, ये रहा डी, और ई, ये 2 पॉइंट्स लेइंग ऑन ए सी, ठीक है, ए सी। और तुम्हें मैं बता दूं कि जब डी ई तुमने मिला दिया यहां से, तो लेइंग ऑन ए सी एंड ए बी एंड ए सी रेस्पेक्टिवली, एंड पी बी द पॉइंट such that P divides the line DE, P divides the line DE such that PD is to PE equal to AD is to AE, है ना। मतलब एक ऐसा पॉइंट है P, ठीक है, जो इसको ऐसे डिवाइड करता है। P एक ऐसा पॉइंट है जो ऐसे डिवाइड करता है कि PD is to PE इक्वल टू क्या होता है, AD is to AE, है ना। PD is to PE इक्वल टू AD is to AE। तो तुमसे पूछा जा रहा है कि इस P पॉइंट का लोकस क्या होगा। तो मैं बस यही चीज तुमको समझाना चाहता था कि अगर आगे पढ़ाऊंगा मैं तुम्हें, आगे अभी यहाँ पढ़ाऊंगा कि जब हम लोग इस तरह का देखेंगे ना, इस तरह का जब हम एंगल बाइसेक्टर देखते हैं कि ए बी सी हमारा ट्रायंगल होता है, ठीक है, ट्रायंगल होता है, और यहाँ से एक एंगल बाइसेक्टर हम लोग खींचते हैं, एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, ठीक है। और जब हम एंगल बाइसेक्टर खींचते हैं, मान लो एडी नाम का, तो ये एंगल बाइसेक्टर ए को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो थ्योरम कहता है कि बी डी बाई डी सी जो आएगा, माने ये और ये जो आएगा, इसका जो रेशियो होगा बी डी बाई डी सी का, वही रेशियो ए बी बाई ए सी का होगा, ए बी बाई ए सी का होगा। ये होता है इंटरनल एंगल का जो मतलब जो थ्योरम होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम ये है कि ए बी डी बाई डी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। अब तुम इसी चीज को देखो, तो अगर ये P पॉइंट इसको डिवाइड कर रहा है, तो ये लाइन जब मैं कनेक्ट कर दूंगा तो हमें पता चल रहा है ना, ये दिस डी या पी डी बाय पी इक्वल टू ए डी बाय ए तभी हो सकता है जब P पॉइंट का जो पाथ होगा, ठीक है, पाथ होगा, वो एक एंगल बाइसेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक है। इसका मतलब ये P पॉइंट जरूर इस पाथ से, ये होगा P पॉइंट का पाथ, ये होगा P पॉइंट का पाथ, मतलब ये ए का एंगल बाइसेक्टर बनेगा, तभी संभव है, ठीक है, कि ये पी डी बाई पी इक्वल टू ए डी बाई ए होगा, और इसीलिए ए हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में बात आई कि नहीं आई तुम्हें, कोई दिक्कत भी हुई, ठीक है। आज थोड़ा स्लोली लेकर मैं जा रहा हूं, लेकिन कल से हम फास्ट हो जाएंगे, बहुत फास्ट हो जाएंगे, ठीक है। आज शुरू है इसलिए थोड़ा टाइम दे रहा हूं मैं। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं यहाँ पे, फिर कल इसके आगे हम लोग करेंगे, है ना। और कल लाइंस एंड एंगल्स को कोशिश करेंगे कंप्लीट करके सीधा ट्रायंगल्स में एंटर कर जाए। लाइंस एंड एंगल्स कंप्लीट करेंगे और ट्रायंगल में एंटर करेंगे। कल पॉसिबल हो पाया तो कल ही ट्रायंगल में एंटर कर जाएंगे। आसान सा सवाल है बेटा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। कौन मुझे इसका जवाब देगा? करके देखो और बताओ। The length of a line segment AB is 2 unit. It is divided into 2 parts at the point C such that AC is square equal to AB into CB. What is the length of CB?
जल्दी से आया आंसर? किसी का आंसर आया हो तो बताओ जल्दी से, फास्ट। ए श्योर, श्योर ए। कितने लोगों ने ए आंसर किया जल्दी बताओ तो, फटाफट बताओ। ए, ओके। देवेश का भी ए, खुशी का भी ए, और कोई? जैस्पर का बी, जैस्पर का बी। और कोई जो ऊंची बोली लगाना चाहता है? एनीवन would like to give different answer, go for different options? No? ठीक है, ठीक है, चलो चलो ध्यान से देखो। The length of a line segment AB is 2 unit. It is divided into two parts at the same point C such that AC square equal to AB into CB and what is the length of CB? ठीक है बच्चे, बेटा ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है, ठीक है, ये ऑप्शन सही होगा। अच्छा क्यों सही होगा मैं बता देता हूं, सुनो। लेंथ ऑफ लाइन सेगमेंट ए बी इज 2 यूनिट, राइट। एक लाइन सेगमेंट है, ठीक, ए बी नाम का, जिसका पूरा का पूरा लेंथ है 2 यूनिट, ठीक। इट इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एट पॉइंट सी, मतलब यहां पॉइंट सी रख लो। इस पॉइंट सी ने इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया और ऐसे डिवाइड किया कि ये AC स्क्वायर है, तो ये AC जो स्क्वायर है वो AB और CB के मल्टीप्लाई मतलब प्रोडक्ट के बराबर है, ठीक है। तो मुझसे पूछा जा रहा है कि CB क्या होगा, है ना, CB क्या होगा। तो मैं एक काम करता हूं, मैं CB को अगर x मान लेता हूं थोड़े समय के लिए, ठीक है, CB को अगर मैं x मान लेता हूं थोड़े समय के लिए, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स। देखो बेटा अब एक चीज मैं तुम्हें समझाता हूं, ठीक है, इससे तुमको थोड़ा सा समझ में आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो मैं पूरा का पूरा सॉल्यूशन तो खैर कराने वाला ही हूं, लेकिन मुझे एक चीज समझाना है, मैं समझाता हूं तुम्हें। अगर तुम्हारा काम कर जाए वहां, फंडामेंटल्स काम कर जाए तो मजा आ जाएगा तुमको। इस सवाल को करने में तुम्हें 2 सेकेंड भी नहीं लगेगा, ठीक है, अगर फंडामेंटल हमारा काम कर गया तो। देखो क्या है यहाँ पे, ए बी पूरा का पूरा 2 यूनिट है, 2 यूनिट है, ठीक है। और हमसे पूछा गया है सीबी, तो सीबी कभी भी 2 यूनिट से तो ज्यादा हो नहीं सकता है, सीबी कभी भी 2 यूनिट से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक। पहला वाला जो तुम क्वेश्चन में देख रहे हो ना 3 + √5, तो ये 3 तो अकेला ही 2 यूनिट से ज्यादा हो गया, तो ये जब 2 से ज्यादा हो गया और CB 2 से ज्यादा हो नहीं सकता है, तो ये ऑप्शन तो संभव नहीं है, ठीक है, पहला। दूसरी चीज, हम जब इस ऑप्शन में जाएंगे तो 2 तो है ही, √5 तो 2.41 समथिंग होता है, मतलब 2 से ज्यादा ही होता है। इसका मतलब ये तो नेगेटिव में आ जाएगा, जो कि संभव ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं हो सकता है। अब हमारे पास बचता है 2 ऑप्शंस, ठीक है। अब 2 ऑप्शन जो बच गया ना, एक है √3 यूनिट और एक है 3 - √5 यूनिट्स, ठीक। तो अगर कोई बच्चा सॉल्व करना चाहता है तो सॉल्व करके देख ले, और नहीं अगर सॉल्व नहीं करना चाहता है तो वो एक काम ये भी कर सकता है, अगर यहाँ पे करके देखता ना, वो अगर ये करके देखे तो मान लो यहाँ पे x है, कुछ भी एक अगर x रख देते हैं, मान लो 3 - √5 रख देते हैं, ठीक है, तो 3 - √5, तो जाहिर सी बात है ये जो है बचा हुआ पार्ट ऐड होके ये 2 हो जाना चाहिए। अब चक्कर क्या है,
इसमें और इसमें, इन दोनों में ये कंफर्म करना हमको मुश्किल है कि ये आंसर है कि ये आंसर है, इसीलिए हम लोगों को इसमें सॉल्व करके देखना पड़ता है। अदरवाइज हमें सॉल्व करके देखने की जरूरत नहीं पड़ती अगर थोड़ा सा हम लोगों को इन दोनों ऑप्शंस में फंसाया नहीं जाता तो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं है। तो अगर हम इस सवाल को जब सॉल्व भी करते हैं तो सॉल्व करते वक्त कैसे सॉल्व करेंगे कि अगर यहाँ पे AC दिख रहा है हमको, तो AC क्या है हमारे पास 2 - x का स्क्वायर। ठीक है, 2 - x का स्क्वायर। अगर मैंने 2 - x का यहाँ पे स्क्वायर किया, 2 - x का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास AB × CB है। AB हमारे पास पूरा 2 और CB हमारे पास x, और ये हो जाता है 2x, है ना, यहाँ 2x है। तो अब मैं जब इसको सॉल्व करता हूँ तो मैं a - b का होल स्क्वायर में देखता हूँ, ये तोड़ के तो 4 आता है, मतलब +x² आता है, -4x आता है, और इक्वल टू 2x आता है। जब मैंने इसको सॉल्व किया और 2x को एक साइड कर लिया तो मुझे क्या मिला, x² मिला माइनस इधर जैसे 2x आएगा, x², ठीक है ना, ये कुछ लिखते हुए गलत तो नहीं हो गया लिखने में, देखो तो ये x है, ये 2 - x है, बिल्कुल सही है भाई। तो 2 - x का होल स्क्वायर बिल्कुल सही है, और यहाँ पे 2 × x बिल्कुल सही है। तो a - b का होल स्क्वायर इज a² ओके प्लस b², ठीक है, -2 × 2 × x, ओके फाइन फाइन फाइन। तो x² माइनस 6x अगर हम इधर करते हैं तो +4 = 0 है सपोज, और मुझे इसका क्या चाहिए, सॉल्यूशन चाहिए। तो मुझे जब इसका सॉल्यूशन चाहिए होगा तो मैं इसका सॉल्यूशन कैसे निकालूंगा, तो मैं इसका सॉल्यूशन अभी मैं करूंगा कैसे, श्रीधराचार्य मेथड से निकालूंगा। वो क्या होता है, इसमें डिस्क्रिमिनेंट मुझे निकालना पड़ेगा, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैं x की ही तो वैल्यू निकाल रहा था ना, CB, ठीक है, चलो b² मतलब b² 36 - 4 × AC, 4 × A 1 हो गया, C 4 हो गया, तो 36 - 16 दैट इज 20, ओके। तो अगर मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा, x की वैल्यू को निकालूंगा, तो x की वैल्यू क्या होता है, -b ±√d/2a, है ना, यही होता है ना, -b ±√d/2a। इसको सॉल्व करूंगा मैं, ±√d/2a। तो -b हमारे पास क्या है, यहाँ पे -b, यहाँ पे माइनस प्लस 36 है, सॉरी 6 है, -b हम लोग के पास 6 है, ठीक है। उसके बाद प्लस माइनस √d में क्या है हमारे पास, यहाँ 20। तो 20 अगर √d के अंदर है तो 20 का मतलब अगर मैं इसका रूट निकालता हूँ 20 का, तो ये क्या होता है 4 × 5, 4 × 5 का मतलब 2√5, ठीक है, ऐसे होता है 2√5। तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ 2√5, और यहाँ पे 2 × a का मतलब 1। अच्छा ये देखो, ये x की वैल्यू थी, अगर मैं इसको काटूंगा तो देखो, तो 2 × 1 = 2, मैंने इसको कॉमन लोगे तो ये कट जाएगा, और 2 × 3 = 6। तो x की 2 वैल्यूज आ गए, और x के कौन कौन से 2 वैल्यूज आ गए, x के पहले दोनों वैल्यूज कौन कौन से आए, 3 ± √5। अब हमको पहले से ही पता चल गया है कि x की वैल्यू 3 + √5 तो संभव है नहीं, क्यों, क्योंकि 3 + √5 2 से ज़्यादा होता है, ये ऑप्शन हो नहीं सकता है। तो एक ही बचा है वैल्यू 3 - √5, और इसीलिए हमने इसको चूज किया। अब समझ में बात आई, बोलो हाँ या ना। बात समझ में आई कि नहीं आई, ये सॉल्व करना पड़ा, और ये हम लोगों को इसलिए ज़्यादा करना पड़ गया क्योंकि ये इन दोनों में हम लोगों को चूज करना थोड़ा मुश्किल पड़ रहा है, ठीक है। है ना, अदरवाइज अगर कोई ऐसा ऑप्शन होता हम लोग बहुत ही इजी कर लेते इसको। तो एक चीज़ सुनो बच्चे, आज मैंने शुरू कर दिया तुम लोगों का एडवांस्ड मैथ्स का, तो कल हम लोग लाइंस एंड एंगल्स को, ठीक है, पूरा कंप्लीट कर डालेंगे, और कोशिश करेंगे ट्रायंगल्स तो ट्रायंगल्स भी कर लें,
है ना। तत्काल मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, मैं जो टेस्ट सीरीज लेके आ रहा हूँ उस टेस्ट सीरीज के बारे में पूरा का पूरा समझ लो, ठीक है। और उसका जो है ना रजिस्ट्रेशन अभी से शुरू हो जाएगा, और शुरू कर लो। कल मोस्ट प्रोबेबली कल से तुमको रजिस्टर कर लेना है, तो नहीं तो लेट हो जाएगा तो दिक्कत होगी। तुम्हारा फुल मॉक टेस्ट होगा मैथमेटिक्स का, फुल मॉक टेस्ट मैथ्स, ठीक है। CDS 2022 के लिए जो ये बहुत ही तरीके से पूरा बनाया गया टेस्ट है। तो जिन बच्चों को अच्छे से, जिन बच्चों को बहुत बढ़िया मार्क्स एग्रीगेट करना है, या जिन बच्चों की बहुत ज़्यादा अच्छी तैयारी नहीं है, वो भी अगर चाहें तो इसमें पास करेंगे, ठीक है। बस थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ये CDS का जो मॉक टेस्ट है वो जरूर देना है, ठीक है। और ये मॉक टेस्ट होगा तुम्हारा 3 अगस्त से शुरू होगा, 3 अगस्त से। इसके लिए प्लानर तुमको दे दिया जाएगा, ऑलरेडी प्लानर तैयार है जो कल मैं तुम लोगों के साथ शेयर कर दूंगा। 3 अगस्त से तुम्हारा मॉक टेस्ट होगा, कम 10 मॉक टेस्ट तुमको देना है, ठीक है। 100 क्वेश्चंस के, और प्लानर के अकॉर्डिंग देना है। तुमको आंसर कीज वगैरह मिल जाएगा। तो इसके 2 मोड्स होंगे, ठीक है, मॉक टेस्ट के। एक ऑफलाइन होगा, तो ऑफलाइन अगर जो बच्चा चाहता है वो कल ही रजिस्टर करा लेगा, ठीक है, ताकि उसको समय पर कम से कम 2 अगस्त तक उसे मिल जाए घर पे सारे क्वेश्चन पेपर्स उनको ऑफलाइन मोड में। और अगर जो ऑफलाइन ना जाकर ऑनलाइन कराना चाहता है, ठीक है, क्योंकि उसके बाद दूसरा मोड है इस टेस्ट का फुल मॉक टेस्ट देने का ऑनलाइन। जो ऑनलाइन करना चाहता है टेस्ट, वो कुमार मैथमेटिक्स जो ऐप है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कुमार मैथमेटिक्स याद रखो, ठीक है। कुमार मैथमेटिक्स का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाओ, कुमार मैथमेटिक्स का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, जाओ डिस्क्रिप्शन में और जाके इसको ऐप को डाउनलोड कर लो, ठीक है। और वहां पे तुमको कल शाम तक या परसों मॉर्निंग तक, कल शाम हो पाया पूरा तो ठीक, नहीं तो परसों मॉर्निंग तक तुम्हें टेस्ट दिख जाएगा। और वहां पे तुम्हें क्या करना है, रजिस्टर कर लेना है, ऑनलाइन इनरोल कर लेना है। और 3 अगस्त से तुम्हारा टेस्ट शुरू हो जाएगा उसमें। तो कुमार मैथमेटिक्स याद रखना, ये फुल मॉक टेस्ट 10 फुल मॉक टेस्ट होगा, 3 अगस्त से शुरू होगा। कल से ही रजिस्ट्रेशन शुरू हो रहा है। ऑफलाइन के लिए तो कल ही रजिस्टर करोगे, और इसके लिए 8587801672 मेरे इस नंबर पे कॉल कर सकते हो, ठीक है। और ऑनलाइन के लिए जाओ कुमार मैथमेटिक्स का ऐप डाउनलोड करो, लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, ठीक है। और वहां पे तुम्हें टेस्ट फ्लैश हो जाएगा। ये टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो भी बच्चा इंप्रूव करना चाहता है, पास करना चाहता है CDS में, उसके लिए तो है ही, और जो अपना स्कोर इंप्रूव करना चाहता है उसके लिए तो समझो कि ये वरदान होगा, ठीक है। हेलो खुशी, खुशी तुम किस चीज की तैयारी करती हो बेटा? आज मैंने शुरू कर दिया है तुम लोगों का, अब धीरे धीरे होता रहेगा, है ना। किस चीज की तैयारी करती हो बेटा तुम? ट्वेल्थ में? अरे वाह, CUET एकदम करो बेटा, CUET की करो। अभी मैं ये क्लास ले लेता हूँ, उसके बाद फिर मैं CUET का शुरू कर दूंगा। CUET का जो कुमार मैथमेटिक्स ऐप तो डाउनलोड कर ही लो, ठीक है, वहां तो तुम्हें सब कुछ मिलना है ना। और यहाँ जो मैं पढ़ा सकता हूँ वो पढ़ाता ही हूँ। NDA की तैयारी तो मैं कराऊंगा ही, NDA, CUET, एयरफोर्स एक्स का तो खैर तुम्हें नहीं देना है, लेकिन अग्निवीर वाला, लेकिन NDA तो देना है। NDA, CUET जो भी पेपर होगा ना उसकी तैयारी डोमेन स्पेसिफिक भी कराना है। जब मैं NDA कराऊंगा तो डोमेन स्पेसिफिक भी कराऊंगा। मतलब ये समझ लो बेटा, मेरा जो मैथमेटिक्स है ना, मैथमेटिक्स के लिए तो जुड़ जाओ पूरी तरह से मुझसे, ठीक है। अपने दोस्तों को भी कह दो, अपने ग्रुप्स में भी कह दो, स्कूल्स में कह दो आसपास,
जिसको पहचानते हो क्लास में। मैथमेटिक्स माने कुमार मैथमेटिक्स, सीधी सी बात है, ठीक है। जो मैथमेटिक्स मेरे साथ पढ़ेगा उसको तो रीजनिंग में कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, रीजनिंग तो उसका वैसे भी मैं कराऊंगा ही कराऊंगा, लेकिन मैथमेटिक्स में किसी भी तरह का मैथमेटिक्स होगा, ठीक है, एनडीए के लिए हो चाहे वो सीडीएस के लिए हो, है ना। मैथमेटिक्स माने कुमार मैथमेटिक्स, सीसैट के लिए हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। जुड़ जाओ और हम लोग जबरदस्त तरीके से तैयारी करेंगे। तो ये पूरा का पूरा मैंने प्लानर बता दिया है। गो फॉर द टेस्ट। जो सीडीएस में तैयारी कर सीडीएस का टेस्ट देना चाहते हैं, कम एंड टेक योर टेस्ट। ओके गाइस, आज के लिए रहने देते हैं, क्लास काफी रहा, ठीक है। मिलते हैं हम लोग कल सेम टाइम 9:15 पे, याद रखना 9:15 पे। थोड़ा फास्ट करेंगे लेकिन, और इतना ही नहीं, मैं ट्रिक्स एंड टेक्निक्स के वीडियोस भी तुम लोगों के लिए शेयर करता रहूंगा, है ना। अभी तो हम लोग क्वेश्चंस कर ही रहे हैं, जहां टेक्निक्स यूज होगा वहां पे मैं टेक्निक्स के वीडियोस लेकर तुम्हारे पास आऊंगा, है ना। तो चलो गाइस, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, एंजॉय, सी यू, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय, बाय एंड बाय बाय।